हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, बहुत लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपको इकोलॉजी के बारे में ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी के ही जो आपने लास्ट में टॉपिक पढ़े थे, जैसे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और आपने इकोसिस्टम वगैरह के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एक एमसीक्यू सीरीज, मतलब कि एमसीक्यूज की लेक्चर्स जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। मतलब यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे मैं साइड हो जाऊंगी, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपने हिसाब से अपना आंसर देंगे और उसके बाद जो है कि मैं फिर उसके बाद मैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उन्हें इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। आप पहले खुद उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और लास्ट में आप बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो आपके गलत हुए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना क्वेश्चन आपने गलत किया, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको लेक्चर से चीजें कितनी समझ में आ रही है। लगभग सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं वो एक जो है कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखा है, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आपने डिटेल में जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो आपने पढ़ाई तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मे बी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले। तो चलिए, मेजोरिटी जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडरेट लेवल के हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास में बी इन्वर्टेड इन, जो पिरामिड है बायोमास का वो इन्वर्टेड होता है कहाँ पे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं डिजर्ट, ओशियन, टुंड्रा और लास्ट में आपके ग्रासलैंड्स दिए गए हैं। अब याद करिए वो वाला लेक्चर जब हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने कहा था कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में किसी भी इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इकोलॉजी आपका जो है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा था, फिर सेकंड में हमने पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा था, लास्ट में हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा था। हमने कहा था कि पिरामिड जो एनर्जी का होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। इट डज नॉट मैटर कि किस इकोसिस्टम की आप बात करते हैं, चाहे आप टेरेस्ट्रियल की बात करो, चाहे आप जो है एक्वाटिक की बात करो, किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड्स होता है वो हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट में हमने पिरामिड ऑफ, मान लो नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमें अपराइट, इन्वर्टेड और जो है हमें जो है किस जो कि स्पिंडल शेप, तीनों प्रकार के जो है पिरामिड्स देखने को मिले थे। वहां पे हमने देखा था कि जो क्रॉप्स होते हैं या क्रॉपलैंड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सारे जो आपके पास इकोसिस्टम होते हैं वहां पे आपको अपराइट देखने को मिलता है। वहीं पे आपको हाइपर, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पैरासिटिक फूड चेन की बात करें अगर हम लोग, तो वहां पे हमें इन्वर्टेड देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें एक ट्री इकोसिस्टम की, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो वहां पे हमें जो है कि स्पिंडल शेप जो है कि आपके पास इकोसिस्टम का जो ग्राफ है वो देखने को मिलता है। बायोमास की बात करें तो बायोमास में हमने सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के जो है ग्राफ्स पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था अपराइट, दूसरा पढ़ा था इन्वर्टेड। सारे जो हमने पढ़े थे, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मतलब जितने भी टेरेस्ट्रियल हमने पढ़े थे उन सब में हमने देखा था कि हमारा जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास, वो कुछ इस तरीके से जा रहा था। क्योंकि बड़े जो पौधे होते हैं या जो ग्रासलैंड्स में ग्रासेस होती है उनका क्या होता है, वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जैसे जैसे हम कंज्यूमर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर का हमें ज्यादा देखने को मिलता है और फिर ऊपर जाते जाते ये कम होने लगता है। लेकिन एक स्पेशल केस मैंने वहां पे आपको स्टडी कराया था, जब हमने बताया था कि भाई प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी मैटर करता है, कि जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर भी मैटर करता है कि बायोमास अगर कम भी है किसका, प्रोड्यूसर का, तो भी वो एक बड़े अपने से ज्यादा बायोमास के ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। जैसे मैंने आपको वहां पे एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपको कोई काम कराना है, उस काम को करने के लिए 20 लोग जो है वो 20 दिन में वो काम करते हैं। मान लो कि वो काम 20 लोग जो है 20 दिन में करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, चाहे तो आप 20 लोगों को बुला के लेके आओ या फिर आप किसी ऐसी मशीन को खरीद लो या किसी ऐसे इंसान को अपने काम के लिए बुलाओ जो एक दिन में 20 लोगों के बराबर काम कर दे या एक दिन में 10 लोगों के बराबर काम कर दे। तो क्या चीज है कि चाहे तो आपको नंबर ऑफ लेबर ज्यादा रखने होंगे, चाहे तो ऐसे लेबर्स रखने होंगे जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। तो वही चीज नेचर में भी होता है कि जो हमारे पास अदर टाइप के इकोसिस्टम है वहां पे जो प्रोड्यूसर होता है वो उनके पास जो प्लांट होता है, जैसे एक
ट्री की हमने बात की तो ट्री का जो मेजोरिटी पार्ट होता है, जो मेजोरिटी बायोमास होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ पत्तियां और जो हरे तने हैं वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की, जहां पे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जैसे ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी कंप्लीट बॉडी जो है वो फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स की होती है। तो भले ही फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास छोटा होता है, उसका वेट कम होता है, लेकिन उसका जो कंप्लीट पार्ट होता है बॉडी का वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो प्रोडक्टिविटी जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे में हमारे पास पिरामिड ऑफ जो पॉन्ड था या पिरामिड जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का था, उसमें हमने देखा था कि इकोसिस्टम जो है वो इन्वर्टेड हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट भले कम हो, लेकिन वो अपने से ज्यादा वेट के जूप्लैंक्टन को फीड करा सकता है। तो ये जो है ये आपका जो है कहलाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ग्रासलैंड, टुंड्रा और डेजर्ट, ये तीनों किस चीज के एग्जाम्पल है? ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। ओशियन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है कि ओशियन या पॉन्ड्स यहाँ पे हो सकता था, जो कि पिरामिड ऑफ बायोमास के इन्वर्टेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन का डिस्प्ले देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को, समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा अब तक। अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच स्टेटमेंट सपोर्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने जब एनर्जी फ्लो वाला लेक्चर देखा था तो हमने कहा था कि पिरामिड जो किसी इकोसिस्टम में जो एनर्जी या मैटर का जो फ्लो होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि एनर्जी जो है वो हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उनका क्या था? पहला लॉ था। सेकंड लॉ में हमने देखा था कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम में जो है एक मेजर पोर्शन जो है एनर्जी का वो कन्वर्जन के समय किसी और फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जैसे मान लो कि हम कोई इंजन चला रहे हैं, तो इंजन चला के अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कोई डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो जितना हमारे पास फोर्स होता है उन सारे के सारे फोर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर सकते। या फिर जैसे कि आपको मान लो तेल डाल के गाड़ी चलानी है, तो जितना आपने ईंधन डाला है उसकी 100% एफिशिएंसी के साथ कोई भी मोटर वर्क नहीं करता। जनरली 40-50 जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो 50-60% जो है एनर्जी को यूज कर सकते हैं। बाकी सारी एनर्जी कुछ जो है साउंड प्रोड्यूस करने में, कुछ हीट प्रोड्यूस करने में क्या होती है? यूटिलाइज हो जाती है। तो ये क्या था? सेकेंड लॉ कि जैसे जैसे मतलब कि कन्वर्जन होता है वैसे वैसे रैंडमनेस बढ़ती है। इस ऑप्शन में देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इज लो, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। तीसरा क्या है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर अराउंड 10%। चौथा क्या है? हाई नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। 4 ऑप्शन ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? एक एक ऑप्शन को समझना है और देखना है कि कौन सा आपका सही आंसर है और बाकी सारे जो नहीं है तो ऐसा क्यों है कि वो नहीं है। दिया है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इज लो। यहाँ पे एफिशिएंसी की ज्यादा है या कम है इस चीज के बारे में बात ही नहीं कही गई है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि सेकंड जो रिएक्शंस का जो सेकंड लॉ है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, उससे क्या बात आपको समझ में आती है। सेकंड में क्या दिया है? लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल एक तरीके से लॉन्ग टर्म में एक रीजन हो सकता है कि भाई एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में जाएंगे एनर्जी कम ही जाएगी, तो फिर धीरे धीरे जो है एनर्जी कम होती जाएगी, तो लॉन्ग जो है नहीं देखने को मिलते। लेकिन इससे भी एक्यूरेट आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनर्जी का 10% ही वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है और उसका जो 90% एनर्जी है वो हमारे पास यूटिलाइज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाता है। हाई नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, तो हाई नंबर प्रोड्यूसर है तो अच्छी बात है, लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करता है वो यही है कि वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में भी कहा था कि रैंडमनेस इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो वही चीज यहाँ पे भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैपिड न्यूट्रिशनल रिसाइकलिंग टेक्स प्लेस इन।
किस टाइप ऑफ इकोसिस्टम में एक रैपिड न्यूट्रिशन का साइकिल देखने को मिलता है? क्या पूछा गया है कि न्यूट्रिशन का जो एक रैपिड साइकिल, एक फटाफट जो साइकिल चलती है न्यूट्रिशन की, वो आपको किस टाइप ऑफ इकोसिस्टम में देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है कोरल एंड फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है डिजर्ट, थर्ड ऑप्शन है ग्रासलैंड और फोर्थ ऑप्शन है ओशन। मैंने आपको जब पढ़ाया था इकोलॉजी तो मैंने कहा था कि जो आपके पास ऐसे इकोसिस्टम है जहां पे प्रोड्यूसर का जो नंबर है या प्रोड्यूसर की जो संख्या है या बायोमास जो है वो ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूट्रिशन का जो साइक्लिंग होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई फॉरेस्ट जो है वो ग्रो कर रहा है। अब इस फॉरेस्ट में सपोज करो कि कोई जो है पत्ती या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे सॉइल में जो है डिकम्पोजिशन के थ्रू जो है इसका न्यूट्रिशन जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे फॉरेस्ट अगर ग्रो कर रहे हैं और हर फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए इनऑर्गेनिक मैटर इसी सॉइल से ही लेना है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रिलीज होंगे, हाई कंपटीशन की वजह से ये तुरंत जो है ये फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो ऐसे में जो इकोसिस्टम में फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया या आपके पास ये क्या कहते हैं इसको, कोरल रीफ्स वगैरह हो गए, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, तो ऐसे में आपको सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे। बहुत कम समय के लिए कोई सॉइल जो है न्यूट्रिएंट में जाएगा। एक रैपिड साइक्लिंग, जैसे कि ऐसा नहीं कि मिट्टी में गया वो उसका डिकम्पोजिशन हुआ फिर हजारों सालों तक वहीं पड़ा ही है, फिर कभी किसी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि जमीन में चीज़ें गई तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर ली। जैसे कभी कभी होता है कोई कोई बुक्स होती है मार्केट में, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे दुकान पे आए सारी की सारी बिक गई, वैसा ही कुछ। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है इसलिए सॉइल में ज्यादा देर तक कोई न्यूट्रिएंट रह नहीं पाता। तो ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है कोरल एंड फॉरेस्ट। अगर आपको सिंपली कोई पूछ दे कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है ये फॉलोइंग में जिसमें क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट सबसे कम होता है, तो जनरली हमें लगेगा कि यार डिजर्ट में पौधे ग्रो नहीं करते या फिर ग्रासलैंड में छोटे छोटे पौधे ग्रो करते हैं, तो जनरली क्या होगा उसमें हमारे पास न्यूट्रिशन काफी कम होगा। लेकिन सॉइल में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे कम जो सॉइल में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है, आपके फॉरेस्ट वगैरह में, क्योंकि वहां पे जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसका जो मेजॉरिटी पोर्शन जो एब्जॉर्ब करने के फॉर्म में होता है वो प्लांट द्वारा ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका करेक्ट है। मैंने हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, ताकि आपको जो है कि हर कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे रिवाइज करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ क्लोज इकोसिस्टम इज। एक जो क्लोज इकोसिस्टम मतलब कि ये हमारे पास इकोसिस्टम है जो कि क्लोज है, इसका बाहर से कोई रिलेशन नहीं, बाहर से बिल्कुल आइसोलेटेड है। इस इकोसिस्टम की अगर हम नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होगा, अगर कोई इकोसिस्टम क्लोज्ड है तो इसकी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर कोई इकोसिस्टम क्या है, क्लोज है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो रहेगी। अगर ये ओपन होता तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, क्योंकि बाहर से हम चीज़ों को यहाँ पे ला सकते थे, यहाँ की चीज़ें बाहर जा सकती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि यही चीज़ें बनेंगी, यही डिकम्पोज होंगी, फिर यही बनेंगी, फिर यही डिकम्पोज होगी, तो नेट जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा शून्य ही आएगी या जीरो ही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया है। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम क्या दिया गया है, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम नेट प्रोडक्टिविटी बाय जूप्लैंक्टन इज P and biomass consumed by small fishes is C, then the ratio of C upon P is term as, मतलब C और P का रेशियो क्या कहलाता है। यहाँ पे क्या कहा गया कि हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो जूप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी है क्या है, जूप्लैंक्टन यहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी ऑफ जूप्लैंक्टन कितनी है, P है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, P है। और क्या दिया है, एंड बायोमास कंज्यूम बाय द स्मॉल फिशेज इज C। इस जूप्लैंक्टन से जो स्मॉल फिशेज जो इस पे कंज्यूम करती हैं वो कितना है, वो है C। देन द रेशियो ऑफ C अपॉन P, तो C और P का रेशियो बताना है कि स्मॉल फिशेज जितना खाती हैं और जितना प्रेजेंट है किसमें, जूप्लैंक्टन में, इसका रेशियो बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है एसिमिलेशन एफिशिएंसी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंजप्शन एफिशिएंसी और
कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि जू प्लैंकटन और स्मॉल फिशेस, अगर हम बात करें तो जू प्लैंकटन क्या है, स्मॉल फिशेस के एक लेवल नीचे का ट्रॉफिक लेवल है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंकटन होते हैं। फाइटोप्लैंकटन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, जू प्लैंकटन होता है, और जू प्लैंकटन के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल फिशेस होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, 3 लेवल होता है, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन और स्मॉल फिशेस। ठीक है, इसके बाद लार्ज फिशेस। यहाँ पे ये कहा गया है कि जू प्लैंकटन की जो नेट प्रोडक्टिविटी थी, जू प्लैंकटन की नेट प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जू प्लैंकटन ने जितना अभी तक बनाया है, उसकी बॉडी में जो बना है, जो उसने अपनी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी यूज किया है, वही आगे आने वाले इकोसिस्टम के लिए क्या होगा, यूजेबल फॉर्म में होगा। ये चीज हमने एफिशिएंसी वाले लेक्चर में काफी डिटेल में समझा था कि अगर इस फाइटोप्लैंकटन जो है, इसने जितना आपने एनर्जी बनाया था, उसमें से कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने रिस्पायरेशन, अपने मेटाबॉलिज्म में खर्च करता है। जो बचता है उससे ये अपनी बॉडी को फॉर्म करता है, बॉडी को बड़ा करता है, उसमें फ्रूट बनाता है, फूल बनाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि ये जो फ्रूट, फूल, मतलब फ्लावर्स, अपना स्टेम वगैरह जो ये बनाया है, यही कोई हर्बीवोरस या जू प्लैंकटन जो है खा सकता है। मान लो यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन की बात हो रही है, अगर हम किसी ट्री की बात करें या किसी प्लांट की बात करें तो। अब यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन ने अपनी सारी रिस्पायरेशन वगैरह के बाद जो बचा होगा, उससे अपना रिप्रोडक्शन किया होगा, अपना ग्रोथ किया होगा। तो जो इसका प्रोडक्टिविटी होगा, उसमें से कुछ हिस्सा जू प्लैंकटन ने खाया होगा। जू प्लैंकटन के पास जो खाया था, उसमें से कुछ खर्च करने के बाद जो बचा है, उसे कहते हैं कि जू प्लैंकटन की नेट प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, जू प्लैंकटन की पी है, और पी में से स्मॉल फिशेस ने कितना खाया, सी खाया। तो अवेलेबल फॉर्म में से कितना कंज्यूम कर पाया, इसे हम कहते हैं कंजम्पशन एफिशिएंसी। मतलब कि जू प्लैंकटन के पास जितना था, उसमें से स्मॉल फिशेस कितना कंज्यूम कर पाया, उसमें से कितना कंज्यूम कर पाया, इसके रेशियो को हम कहते हैं कंजम्पशन एफिशिएंसी। अब जू प्लैंकटन ने जितना खाया, उसमें से उसने कितना पचा पाया, उसे कहते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी। और जितना पचाया उसमें जू प्लैंकटन स्मॉल फिशेस ने, उस स्मॉल फिशेस ने जितना पचाया, उसमें से कुछ अपने रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म में खर्च किया होगा, कुछ फीकल मैटर निकल गए होंगे। उसके बाद जो उसने बची हुई एनर्जी को अपने साइज को बढ़ाने में, अपनी ग्रोथ में खर्च किया, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो हमारे पास 3 एफिशिएंसी मिली थी, कंजप्शन, एसिमिलेशन और प्रोडक्शन एफिशिएंसी। कंजप्शन का मतलब क्या है, जितना देखा उसमें से कितना खा पाया। मतलब जू प्लैंकटन के पास जितना था, उसमें से कितना स्मॉल फिशेस ने खा पाया, इसका जो रेशियो है, इसे कहते हैं जितना देखा उसमें से कितना खा पाया, मतलब कंजप्शन एफिशिएंसी। जितना खाया उसमें से कितना पचा पाया, जितना खाया उसमें से कितना गट की वॉल से क्रॉस होकर ब्लड में गया, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी, कितना एसिमिलेट कर पाया। अब एसिमिलेशन के बाद एसिमिलेशन और प्रोडक्शन का जो रेशियो होता है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको पूछा है सी और पी का रेशियो, मतलब कंजप्शन जितना खा पाया, जितना देखा उसमें से कितना खा पाया, और जितना उसके पहले वाले ट्रॉफिक लेवल ने प्रोड्यूस कर पाया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कंजप्शन एफिशिएंसी की एक ट्रॉफिक लेवल नीचे के पहले। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि यहाँ पे C जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है Pn-1, और यहाँ पे Cn कितना कंज्यूम कर पाया अपने से एक ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट, जितनी प्रोडक्टिविटी थी उसमें से, उसे हम कहते हैं कंजप्शन एफिशिएंसी। तो ये इसका क्या था, फॉर्मूला था। तो ये आपको, अगर आपने एफिशिएंसी वाला लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में सेट हो गया तो फिर कभी नहीं भूलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस इज। तो इसका आंसर तो मैं नहीं देने वाली। इस हर ऑप्शन में क्या है, 10% है, तो आप यहाँ पे परसेंट अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। दिया क्या गया है कि आपका प्लांट से हर्बीवोरस में एफिशिएंसी ट्रांसफर कितना हुआ है एनर्जी का, तो ये तो हो गया आपका कितना, 10%। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन कर दूं कि एक प्लांट से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई, हर्बीवोरस में, और यहां से एनर्जी ट्रांसफर हुई एक कार्निवोरस में, तो अगर मान लो यहाँ पे 100 था,
तो हमारे पास कार्निवोरस के पास कितना पहुंचा होगा, 100% का कितना परसेंट जो है कार्निवोरस के पास पहुंचा होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है कि अगर एक प्लांट के पास मान लो 100 था तो 100 में से हर्बीवोरस के पास कितना गया, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्लांट का कितना परसेंट हर्बीवोरस के पास गया। अब इस हर्बीवोरस का कितना परसेंट कार्निवोरस के पास जाएगा, ये आप जाके हमें बताएंगे क्लास अपने कमेंट बॉक्स में कि एक प्लांट के पास अगर 100 था तो अगर इसे यहाँ कार्निवोरस तक पहुंचाना है तो इसका कितना परसेंट जो है वो ट्रांसफर होगा। इस चीज का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे विद क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख के बताइएगा ताकि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने के बाद समझ में आ जाए कि आप किस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम मतलब इस तरीके से एक प्रकार का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो आर्टिफिशियली डिजाइन की जाती हैं। कभी कभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कमियां ये हो जाती हैं कि इसमें सारे ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आप बात करिए किसी एक्वेरियम की, तो कभी कभी क्या होता है हम एक्वेरियम में कोई प्लांट नहीं लगाते तो हमें अपनी मछलियों के लिए या फिर जो जीव हमने उसमें डाल रखे हैं उनको खाना देने के लिए हमें बाहर से फीडिंग करानी होती है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हम क्या करते हैं कि वहाँ पे मान लो प्लांट के कुछ सोर्सेज लगा देते हैं, लाइट वगैरह लगा देते हैं, ऑक्सीजन पंप्स वगैरह लगा देते हैं, थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी भी वहाँ होने लगती है। लेकिन यहाँ पे हमें बार बार समय समय पे इसको साफ करना पड़ता है एक्वेरियम को। लेकिन हमें कभी भी तालाब को या नदी को समय समय पे साफ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक्वेरियम होता है हमारे पास उसमें क्या होता है, हमारे पास डिकम्पोजर नहीं होते। जो फीकल मैटर मछली का या जिस भी जीव को आपने पाला है निकलते हैं वो उसी टैंक्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर वहां पे डिकम्पोजर भी होते तो वो डिकम्पोज हो जाते और फिर वो आपको वेस्ट वहां पे दिखाई नहीं देता। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कुछ कमियां होती हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड क्या है एब्सेंस ऑफ सॉइल जो है कि ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ वीड। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का एक फीचर क्या है। अगर आपको थोड़ा सा याद किया जाए तो एक क्रॉपलैंड का हम क्या पढ़ते हैं, अगर आप क्रॉपलैंड के फीचर्स के बारे में बात करें तो हम सोचते हैं कि हमारे जो प्लांट हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उनकी ग्रोथ यूनिफॉर्मली हो, फ्लावरिंग का समय यूनिफॉर्मली हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। अगर सारे फ्लावर एक साथ में मैच्योर होंगे, अगर हमारे पास एक ही टाइप के प्लांट होंगे तो हमें उनमें स्प्रे करना, उनकी कटाई छटाई करना, जो भी हमें करना है वो ईजी पड़ेगा। उनका हार्वेस्टिंग हमारे लिए इजी पड़ेगा। अगर वो सब साथ में मैच्योर होंगे तो एक साथ सब काट के रख लो, पता चला एक पौधा जो है 1 हफ्ते पहले तैयार हो गया और दूसरा जो उसका बीज जो है वो 2 महीने बाद तैयार हुआ, तो ऐसे में हम उसे कटिंग करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हमारा प्लांट साथ में उगे, साथ में फ्लावरिंग करे, साथ में फ्रूटिंग करे और साथ में मैच्योर हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सेम जेनेटिक वैरायटी के पौधे का यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एक क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का, वो उसमें क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट किया ताकि हमारे लिए चीजें इजी हो जाए। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म तो नहीं, अगर आपका क्रॉपलैंड में आप ऑर्गेनिक वगैरह चीजें यूज करते हैं तो सॉइल ऑर्गेनिज्म अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिस चीज को आप बार बार डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, किसी भी क्रॉपलैंड का आप बार बार उसमें जुताई कर रहे हो, गुड़ाई कर रहे हो, तो वहां पे सक्सेशन कैसे ही पॉसिबल है, जहां पे बार बार जो है कि आप एक्सटर्नल जो है वो चीजें कर रहे हो, वहां पे आपका सक्सेशन पॉसिबल नहीं है। एब्सेंस ऑफ वीट, क्या हम खेती करते हैं तो वहां पे वीट नहीं आता, वहां पे वीट ग्रो होते हैं लेकिन हम उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट भले कर देते हैं, लेकिन जो मेन फीचर है वो क्या है कि क्रॉपलैंड में जो डाइवर्सिटी होती है वो एक नेचुरल डाइवर्सिटी के कंपेयर में काफी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके प्रोडक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड यू ऑब्जर्व विद द फॉलोइंग डाटा। आपको ये डाटा दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है। इस डाटा के हिसाब से आपको इसमें से किस टाइप का प्रोडक्टिविटी पिरामिड्स आपको यहाँ पे बना सकते हैं आप, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास क्या है 120 ग्राम है और प्राइमरी कंज्यूमर के पास क्या है 60 ग्राम है, और प्राइमरी कंज्यूमर के पास और प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10 ग्राम है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहला ऑप्शन दिया है अपराइट पिरामिड्स ऑफ नंबर। अगर नंबर का पिरामिड होता तो क्या यहाँ पे ग्राम लिखा होता, बिल्कुल नहीं। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास देख लेंगे,
पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखिए, अगर ये चाहे हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, और ये क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमारे पास अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पिरामिड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि लोअर जो इकोसिस्टम है वहां पे लेवल कम है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जा रहे हैं, वहां पे चीजें इंक्रीज होती जा रही हैं। तो यहाँ पे ये भी अपराइट है, ये भी अपराइट है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज अपराइटेड होता है। बचा हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इसका मतलब है कि ये पॉन्ड इकोसिस्टम वगैरह का पिरामिड आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो वेट है वो सेकेंडरी से कम है, सेकेंडरी का जो है वो आपके पास टर्शरी से मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर से कम है। तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आपको पहले ये ध्यान देना था कि किस तरीके से ऑर्डर बढ़ रहा है। प्रोड्यूसर से ज्यादा है आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से भी ज्यादा है आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये एक जो क्वेश्चन है ये आपका डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस है, जो कि एक तरीके से इकोलॉजिकल फंक्शन में लास्ट वाला हमने पढ़ा था। दिया क्या, द प्रोसेस बाय विच अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द डेट्राइट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था कि जो डिकम्पोजिशन होता है उसके डिफरेंट स्टेप होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज हमने पढ़ा था उसे हमने कहा था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या था, लीचिंग था, तीसरा क्या था, कैटाबॉलिज्म था, ह्यूमिफिकेशन था और मिनरलाइजेशन था। तो ये सारे क्या थे, हमारे पास स्टेजेस थे जिससे होके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती थी। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि वो कौन से स्टेज है या उसको हम लोग क्या कहते हैं जहां पे कोई अर्थवॉर्म जो है डेट्राइटस जो होता है उससे स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। मतलब कि फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, और फिजिकल ब्रेकडाउन या किसी डेट्राइटस का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ डेट्राइटिवोरस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो हमें इस ऑप्शन में अपना फ्रैगमेंटेशन सर्च करना है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो क्या होता है, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे डेट्राइटिवोरस, जहां पे एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है अर्थवॉर्म का, तो डेट्राइटिवोरस क्या करते हैं, वो इसे ब्रेक करते हैं सिंपलर पार्टिकल्स में या फिर स्मॉल पार्टिकल्स में। और भी देख लेते हैं कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया का यूटिलाइजेशन होता है, ये जो है कैटाबॉलिज्म करते हैं स्मॉल लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो चीजें हम देखते हैं। और ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है वो हम ह्यूमिफिकेशन में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास डार्क एमॉर्फस जो सबस्टेंट बनता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, फर्टिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें किसका फीचर है, ये सारा ह्यूमिफिकेशन के प्रोसेस में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने स्टेजेस को पढ़ा है और उसके डिफरेंट कौन से स्टेज में क्या हो रहा है आपने पढ़ा है, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, विच इज द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एक नेचुरल रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर का मतलब क्या है कि जहां पे वो एक लंबे समय तक स्टोर हो, ज्यादा मात्रा में वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। तो रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो पहला क्या है, एनिमल बोन, सी वाटर, फॉसिल्स और रॉक। हमने देखा था कि फॉस्फोरस जो है वो एक सेडिमेंट्री क्या है, एलिमेंट है या सेडिमेंट्री साइकिल को फॉलो करता है। हमने देखा था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरीके के हो सकते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। तो गैसियस में हमने देखा था कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब क्या थे, गैसियस साइकिल थे। और दूसरा क्या था, सेडिमेंट्री साइकिल था। सेडिमेंट्री साइकिल में हमने देखा था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होते हैं वहां पे एक लंबे मात्रा में एक लंबे समय तक स्टोर होते थे। जो रॉक है वो एक नेचुरल रिजर्वायर कहलाता है, किसका, हमारे पास फॉस्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मास ऑफ लिविंग मैटर्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट अ स्पेसिफिक टाइम। जो एक ट्रॉफिक लेवल में एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे हम जिस टाइप की बात करते हैं उस टाइम में प्रेजेंट लिविंग मैटर के मास को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 टर्म दिए गए हैं, स्टैंडिंग स्टेट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये आपको पता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेटरी लॉस वगैरह होता है उसे हम माइनस कर दे तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचता है। तो ये टर्म तो एक प्रोडक्टिविटी के रेट को या उसकी जो मात्रा है उसे डिफाइन कर रहे हैं। हमें पूछा क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितना लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है उसका जो मास होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप। देखिए, स्टैंडिंग स्टेट में हम ड्राई मैटर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में किसी इकोसिस्टम में जो उसका ड्राई वेट का मास है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। लेकिन स्टैंडिंग क्रॉप का क्या मतलब है कि लिविंग स्टेट जो होती है उसका जो मास होता है इकोसिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। तो इस हिसाब से अगर आपको ड्राई मैटर पूछे कभी तो आप यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट के साथ जाएंगे, और अगर आपको क्या पूछे लिविंग फॉर्म में तो आप यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप के साथ जाएंगे। तो आपको चारों टर्म्स का मतलब मैंने बता दिया। मे बी मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप के लिए क्वेश्चन डिजाइन मतलब लिया है और आपको एग्जाम में स्टैंडिंग स्टेट के लिए पूछते तो हर ऑप्शन के बारे में जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो भी आपको साथ में यूज करके तब पढ़ना है। अब आगे दिया है Who proposed the 10% एनर्जी ट्रांसफर ऑफ फूड चेन। पूछा गया है कि फूड चेन में हमने जो बार बार कहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में अगर आप जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10% जो है एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो ये जो 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर है इसके बारे में कौन बताया था, किसने कहा था कि भाई 10% होगा, इसके ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये चीज बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेंसले, दूसरा है स्टैनले, तीसरा है विजमान और चौथा है लिंडमान। तो यहाँ पे टेंसले है, एजी टेंसले, जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था सबसे पहले। स्टैनले का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। विजमान थे जिन्होंने जो है कि लामार्कवाद को जो है कि डिस्कार्ड किया था, वो चूहे का जो एक्सपेरिमेंट किया था, जर्म प्लाज्मा थ्योरी वगैरह जो दिया था इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, वो थे कौन, विजमान जी। लास्ट में आता है हमारे पास क्या, लिंडमान जी। लिंडमान जी ने ही बताया था क्या कि वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 10% होता है, लेकिन इसके लिए कोई रूल या कुछ वो नहीं है। माना जाता है कि 5 से लेके 20% तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन एक अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10% का जो है लॉ फॉलो किया जाता है। एमंग द फॉलोइंग विच इज द ग्लोबल साइकिल। जब हमने बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पे ग्लोबल और लोकल साइकिल के बारे में बताया था। ग्लोबल साइकिल में हमने कहा था कि जो गैसियस फॉर्म जनरली प्रेजेंट होती हैं वो क्या कर सकती हैं, ऑल ओवर ग्लोबली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो उनका फॉर्म आज अगर यहाँ पे गैसियस है तो हो सकता है कल वो कहीं और जाके जो है फिक्स हो जाए, तो वो क्या हो सकती है, ऑल ओवर द पूरे ग्लोब पे जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसा जो न्यूट्रिएंट है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सा साइकिल फॉलो करता है, ग्लोबल साइकिल। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन, ये दो जो है ग्लोबल साइकिल के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो आप जनरली कार्बन या अगर आपके पास एक ही ऑप्शन में तो आप किसी भी गैसेस के साथ जाएंगे, यहाँ पे आप कार्बन के साथ भी जा सकते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन डील हो गया। मे भी देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं क्या। हाँ, बस हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे। Among the following productivity upon biomass ratio which has highest, पूछा गया है कि इसमें से कौन से इकोसिस्टम में आपका प्रोडक्टिविटी बटे बायोमास का जो रेशियो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कितनी मेहनत कराओगे आप मुझसे, थोड़ी मेहनत आप खुद से करो। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा जहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में हम इसका जो है कि आंसर आपको बता देंगे कि किस इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी अपॉन बायोमास का जो रेशियो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप लोग कोशिश करेंगे कि आप इसका आंसर दे पाएँ। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे यूटिलाइज होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ें। नेक्स्ट में क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक इकोसिस्टम द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑटोट्रॉफ इन्वेस्ट देयर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल व्हिच आर इनडाइजेस्टेबल बाय हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज।
यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम कंपेयर करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो क्या कहा गया है कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसे जो है इनडाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हेटरोट्रॉफ्स को, ऐसा हेटरोट्रॉफ्स उनकी दुश्मनी है क्या कि उनके पास बहुत सारी एनर्जी आ रही है लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ही हेटरोट्रॉफ्स को दे रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, इनडाइजेस्टेबल फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बाय 1 करके रीड कर लेते हैं। पहला दिया है ऑटोट्रॉफ डाइवर्सिटी इज हायर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि जो इकोसिस्टम आपका टेरेस्ट्रियल वाला है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ मिलते हैं, इसीलिए ये इनडाइजेस्टेबल फॉर्म में कर देते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, किसी से ले लो, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लो, काम चल जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, ऑटोट्रॉफ डाइवर्सिटी इज हायर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि नहीं भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है ट्रॉफिक जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए टेरेस्ट्रियल वाले गुस्सा आ गए होंगे तो इनडाइजेस्टेबल फॉर्म बनाने लगे। थर्ड में क्या है, हर्बीवोरस डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी इज हायर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि हर्बीवोरस जो है उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है किस पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। चौथा क्या है, एनर्जी टेक्स अ लेसर पीरियड ऑफ टू पास फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू टॉप कंज्यूमर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। चौथे में कहा गया है कि भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ना ऑटोट्रॉफ से टॉप कंज्यूमर तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और ज़्यादा समय नहीं लगता तो फिर थोड़ा सा ही खा के जो है फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस सब के हिसाब से आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलिए छोड़ देते हैं। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आपको इसी नंबर के साथ देना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको से और जो पूछा था कि किस तरीके से प्लांट से कार्निवोरस तक एनर्जी का अगर ट्रांसफर होता है, अगर प्लांट के पास 100 है तो कितना होगा कार्निवोरस के पास, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, वो 2nd क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का आपको नंबर वाइज जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है। और जो गलत हुआ है वो खुद से एनालाइज कीजिए, क्यों गलत हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, जो भी होगा वो आपको खुद से समझ में आएगा। उसके साथ अगर हम आपकी उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम ट्राई करेंगे करने का। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।